Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya's Study Zone. आज हम अपनी हिस्ट्री के चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है अशोका द एम्परर एंड हु गेव अप वॉर। तो देखिए इसके अंदर हम जो है अशोका जो कि काफ़ी ग्रेटेस्ट रूलर रहा है उसके बारे में और उसके किंगडम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो एम्पायर है वो होता क्या है। देखिए एम्पायर जो है काफ़ी जो विशाल जो एक बिग किंगडम होता है उसको हम एम्पायर के नाम से जानते हैं। जो किंगडम होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, लेकिन एम्पायर जो है वो एक काफ़ी विशाल एरिया पर जब किसी जो है रूलर का जब राज्य होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पायर बोलते हैं। तो देखिए जो अशोका है वो इस काफ़ी सारे बड़े जो एम्पायर का क्या था, रूलर था। और उस टाइम पर बात करें हम कि इस एम्पायर को फाउंड किसने किया था, जो अशोका के ग्रैंडफादर थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने इसको फाउंड किया था, जो कि 2300 ईयर एगो पहले जो है फाउंड किया गया था। चंद्रगुप्ता जो है उसको सपोर्ट किया गया था इस चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। तो देखिए चाणक्य ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इनकी ये बुक जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आप देख सकते हैं कि जो उस टाइम पे नंद वंश जो होता था तो उसका एक राजा था जिसका शासन जो है मगध के ऊपर था। तो उस टाइम पर जो है चाणक्य ने चंद्रगुप्ता की हेल्प की थी उस राज्य को कॉन्कर करने के लिए और उस नंदा जो डायनेस्टी है उसको हराने के लिए। तो उसके बाद जो नंदा डायनेस्टी को हराने के बाद जो है चंद्रगुप्ता ने जो है वहाँ पर क्या किया, अपना जो रूल है वो एस्टेब्लिश किया और धीरे धीरे उसने अपने रूल को जो है एक्सपेंड किया और बाद में जो है ये एक काफ़ी विशाल जो है एम्पायर बन गया। तो देखिए इस एम्पायर के अंदर काफ़ी सारी जो है सिटीज़ थी जो काफ़ी मेन इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें पाटलिपुत्र, जो कि इनके एम्पायर की क्या थी, कैपिटल थी। उसके साथ साथ दूसरी अगर हम बात करें तो ये देखिए तक्षशिला और उज्जैन, ये दूसरी इंपॉर्टेंट जो है सिटीज़ हैं। अब देखिए जो तक्षशिला है उसको जो है नॉर्थ वेस्ट का क्या बोला जाता है, गेटवे बोला जाता है, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ से जो लोग थे जो इंडिया के अंदर एंट्री करना चाहते थे तो उनको जो है तक्षशिला से होकर आना पड़ता था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नॉर्थ वेस्ट का गेटवे बोला जाता है। अब देखिए इसके साथ साथ इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया का भी जो मध्य एशिया है बीच का जो है उसके अंदर जो एंट्री करने के लिए ये एक तरीके से गेटवे की तरह काम करता है। अब देखिए दूसरे जो सेकंड सिटी है वो है उज्जैन, जो कि हमारी मध्य प्रदेश के अंदर आती है। तो यहाँ पर जो उज्जैन है वो इम्पोर्टेंट सिटी क्यों है, क्योंकि ये जो है बीच के रूट पर पड़ती थी। अगर आपको नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ जाना है, अगर आपने नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ में जाना है तो आपको उज्जैन से होकर जाना पड़ता, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है सिटी हुआ करती थी। तो देखिए इन सिटीज़ के अंदर मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स और जो क्राफ्ट पर्सन थे वो इन सिटीज़ के अंदर जो है वो रहते थे। अगर हम बात करें फार्मर्स और हार्डर की, यानी फार्मर्स जो हमारे एग्रीकल्चर करते थे और उसके साथ साथ हार्डर जो पशुओं की रियरिंग करते थे, तो देखिए एनिमल्स की रियरिंग करते थे, वो जो है विलेजेस वाले एरिया के अंदर रहते थे। अब देखिए सेंट्रल इंडिया के अंदर जो है काफ़ी सारे फॉरेस्ट हैं, तो फॉरेस्ट के अंदर जो है काफ़ी सारे पीपल रहते थे और वो जो है उनका लाइवलीहुड जो है वो इन्हीं फॉरेस्ट के प्रोड्यूस के ऊपर ही डिपेंड करता था। यानी फॉरेस्ट से जो भी उनको उत्पादन मिलता था, जो भी उत्पादन को मिलते थे, प्रोडक्ट्स मिलते थे, उन्हीं से वो अपना जीवन यापन करते थे। और इसके साथ साथ ये एनिमल्स को हंट भी करते थे और वहीं से इनको अपना फूड मिलता था। ये काफ़ी सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस भी हैं वो भी बोलते थे। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तक्षशिला, ये कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने इस तरफ जाना है या इस तरफ आना है तो मेनली जो है तक्षशिला जो है एक तरीके से गेटवे की तरह काम करता था नॉर्थ वेस्ट के लिए। इसके साथ साथ देखिए उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, अगर आपने नॉर्थ से साउथ इंडिया की तरफ जाना है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ से होकर जाना पड़ता था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैपिटल सिटी जो पाटलिपुत्र है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मगध राज्य जो है ये यहाँ पर इस एरिया के अंदर फैला हुआ था और बाद में जो है चंद्रगुप्ता और बिंदुसारा और अशोका ने इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया था। अब देखिए डायनेस्टी क्या होती है। देखिए जब एक ही फैमिली के मेंबर जो है लगातार रूल करते चले जाते हैं, एक के बाद एक जो है रूल करते चले जाते हैं और उनकी जो चेन बन जाती है उसी को हम डायनेस्टी कहते हैं। तो देखिए जब रूलर वन आफ्टर अनदर, एक ही फैमिली के मेंबर जो है जब एक के बाद एक रूलर बनते हैं तो उसको डायनेस्टी बोला जाता है। जैसे मौर्य डायनेस्टी अगर हम बात करें तो देखिए मौर्य डायनेस्टी, ये मैंने पीछे आपको एक जो है रॉन्ग पॉइंट बता दिया था, उसको आप करेक्ट कर लीजिए। जो चंद्रगुप्ता मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की एस्टेब्लिश की थी, ना कि गुप्ता डायनेस्टी।
तो यहाँ पे मैंने रोंगली जो है पीछे गुप्ता डायनेस्टी जो है वहाँ पर बोल दिया था, तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो चंद्रगुप्ता जो है इन्होंने मौर्य डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी। उसके बाद जो है इनका सन बिंदुसार आया और उसके बाद बिंदुसारा का सन जो है अशोका। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक के बाद एक ही फैमिली के मेंबर जो है वो रूल करते जा रहे हैं और एक तरीके से ये क्या बन जाती है, डायनेस्टी। तो इसको मौर्य डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कि जो एम्पायर होते हैं वो किंगडम से डिफरेंट कैसे होते हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो एम्पायर होता है वो किंगडम से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, विशाल होता है, और इसको चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। यानी काफ़ी सारे पैसे आपको चाहिए, इसके लिए मनी चाहिए आपको, और काफ़ी बड़ी जो है आर्मी, बिग आर्मीज जो है वो उनकी ज़रूरत होती है आपको। तो देखिए एम्पायर जो है वो क्या है, लार्जर देन किंगडम है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बिग आर्मीज़ की ज़रूरत होती है। और उसके लिए जब आपको बिग आर्मी रखनी है और आपको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए तो आपको कलेक्ट करने के लिए जो है ज़्यादा टैक्सेस भी चाहिए, और उनको कलेक्ट करने के लिए आपको ज़्यादा नंबर ऑफ़ ऑफिशियल्स भी चाहिए। तो देखिए टैक्स को कलेक्ट करने के लिए काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ़ ऑफिशियल्स जो हैं यहाँ पर अपॉइंट किए गए थे। तो देखिए एक एम्पायर को रूल करने के लिए जो है क्या क्या किया जाता था आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए कि जो एम्पायर था वो काफ़ी ज़्यादा विशाल होता था, इसलिए अलग अलग पार्ट को अलग अलग तरीके से जो है रूल किया जाता था। जो पाटलिपुत्र जो कि मेन कैपिटल थी, उसके पास आसपास का जो एरिया था वो डायरेक्ट कंट्रोल में था किसके, एम्परर के। लेकिन जो काफ़ी दूर वाला एरिया था उसका जो है कंट्रोल एम्परर नहीं कर सकता था, क्योंकि वो काफ़ी लार्ज एरिया के अंदर फैला हुआ था। तो देखिए टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करने के लिए जो कि फार्मर, हार्डर जो कि विलेज के अंदर रहते थे, और क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर्स जो कि सिटीज़ के अंदर रहते थे, उनसे अगर टैक्स को कलेक्ट करना था तो उसके लिए ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए थे। वो ऑफिशियल्स टैक्स कलेक्ट करते थे, तो किंग नहीं कलेक्ट कर सकता था। अब देखिए जो ऑफिशियल्स थे उनको पनिश करने के लिए भी काफ़ी सारे रूल्स और रेगुलेशन जो है वो बनाए हुए थे। जो किंग की आज्ञा की अवहेलना करते थे, उनको डिसोबे करते थे, तो उनको पनिश भी किया जाता था। ऑफिशियल्स को जो है सैलरी दी जाती थी, टैक्सेस के अंदर से ही उनकी सैलरी दी जाती थी। स्पाइस रखे जाते थे ताकि ऑफिशियल के ऊपर नज़र रखी जा सके, ताकि वो करप्ट ना हो, यानी लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूल करके और जो है किंग को कम टैक्स दें। तो ये इन चीज़ों पर ध्यान रखने के लिए जो है उनकी जासूसी भी की जाती थी। अब देखिए जो रॉयल प्रिंसेस थे उनको गवर्नर बनाया जाता था, जो मेन सिटीज़ थी, जैसे तक्षशिला सिटी थी, उज्जैन था। तो इनके लिए जो है यहाँ पर रॉयल प्रिंसेस को अपॉइंट कर दिया जाता था, ताकि दूर के एरिया को वो क्या कर सकें, गवर्न कर सकें। इसके साथ देखिए जो मौर्यन डायनेस्टी के जो रूलर थे, उनका रोड और रिवर्स के ऊपर काफ़ी कंट्रोल था। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी अच्छे सोर्स थे। तो देखिए जब ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है कि एक जगह से किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए हम जिन साधनों का यूज़ करते हैं, तो वो देखिए हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। तो अगर यहाँ से सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते थे, उनसे टैक्स वसूल करना जो है वो इन किंग्स का क्या था, एक कार्य था, ताकि वहाँ से उनको बेनिफिट हो, और उसके लिए जो है वो अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए उसको यूज़ कर सकें। तो देखिए नॉर्थ वेस्ट रीजन की अगर हम बात करें, जो तक्षशिला के आसपास का रीजन है, वहाँ वो जो है ब्लैंकेट्स के लिए, यानी जो कंबल होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर गोल्ड और प्रीसियस स्टोन्स जो है वो काफ़ी मात्रा में वहाँ पर मिलते थे, और इनको जो है एक तरीके से ट्रिब्यूट के रूप में कलेक्ट किया जाता था। अब ये ट्रिब्यूट होता क्या है? तो देखिए एक तो हमने बात की थी टैक्सेस की। ये टैक्सेस जो हैं वो एक तरीके से रेगुलरली कलेक्टेड किए जाते थे, यानी जब भी कोई प्रोड्यूस जो है वो पैदा किया जाता था तो फार्मर हार्डर से जो है टैक्स वसूल किया जाता था। इसके साथ साथ कोई ट्रेड वगैरह होता था तो उसके ऊपर टैक्स वसूल किया जाता था। तो ये रेगुलर बेसिस पर होता था, रेगुलर था। लेकिन ट्रिब्यूट की अगर हम बात करें तो ट्रिब्यूट जो है वो एक तरीके से विलिंगली लोगों के द्वारा जो है किंग को जो चीज़ें दी जाती थी अपनी इच्छा से, और वो डेली रेगुलर बेस पर होना ज़रूरी नहीं था। अगर उनके पास कोई ऐसी चीज़ उनके पास है कि वो सोचते हैं कि उनको किंग को देनी चाहिए, अपने किंगडम को हेल्प करने के लिए, अपने रूलर को हेल्प करने के लिए उनको देनी चाहिए, तो लोग जो है विलिंगली अपनी जो कलेक्टेड की चीज़ें हैं उनको क्या कर देते थे, ट्रिब्यूट के रूप में किंग को दे देते थे। तो ये हमारा ट्रिब्यूट और टैक्स के अंदर जो है जो भी डिफरेंस था वो हमने देखा। अब देखिए एम्परर और कैपिटल सिटी, इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, कैसे पता लगता है कि उस टाइम पर जो है कैपिटल सिटी जो है वो किस तरीके से उसको रूल किया जाता था, किस तरीके से उसको मेंटेन किया हुआ था, और इसके साथ साथ एम्परर किस तरीके से रूल करता था। तो ये हम जो है कहाँ से पता लगा सकते हैं? तो ये देखिए काफ़ी सारे राइटर्स जो हैं हुए हैं, उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, तो उनकी राइटिंग से, उनके अकाउंट से जो है हम इन के बारे में पता लगा सकते हैं। और सबसे अगर मेन बात करें तो मैगस्थनीज, तो देखिए मैगस्थनीज ने जो है इंडिका नामक बुक लिखी थी, इंडिका।
तो इसके अंदर जो है मौर्य डायनेस्टी के टाइम की जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। तो देखिए जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का क्या था, एम्बेसडर था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो चंद्रगुप्ता था जो कि अशोक का ग्रैंडफादर थे, तो उनके कोर्ट में आया था और उस वहाँ पर जो है उनकी कोर्ट में काफ़ी टाइम तक रहा और उन्होंने एक अकाउंट लिखा, अपना इंडिका नामक बुक लिखी, जिसके अंदर काफ़ी उसने डिस्क्रिप्शन दिया है वहाँ के किंगडम के बारे में। तो देखिए क्या लिखा गया है, क्या मेंशन किया गया है, इसको आप अपने आप से खुद से भी पढ़ सकते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार जो है स्टेटमेंट्स के रूप में आपसे जो है यूपीएससी के अंदर भी पूछा जा सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो किस अकाउंट के अंदर दी गई है, या मेंशन है कि नहीं है, या इस टाइम पर ये चीज़ें होती थी नहीं होती थी। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो डाली जा सकती हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। तो देखिए जो एम्परर का अपीयरेंस थी, जब एम्परर जो है लोगों के सामने आता था पब्लिकली, तो उसको एक ओकेजन के रूप में मनाया जाता था। यानी जो है वैसे तो किंग जो है एम्परर जो है वो लोगों के सामने नहीं आता था, लेकिन कभी कभी जब भी उसको होता था कि उसको लोगों से मिलना है या उससे बात करनी है, उनकी प्रॉब्लम सुननी है, तो जैसे ही वो उनके सामने आता था एक तरीके से उसको ग्रैंड ओकेजन के रूप में मनाया जाता है, एक फेस्टिवल के रूप में जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता था। और उसको जो है गोल्डन पालकी के अंदर जो है वो कैरी, मतलब उसके अंदर चलता था, गोल्डन पालकी के अंदर जो है उसको कैरी किया जाता था। और इसके जो गार्ड थे, जो राजा के जो गार्ड थे, वो एलिफेंट्स के ऊपर राइड करते थे और एलिफेंट्स को जो है गोल्ड और सिल्वर से क्या किया गया था, डेकोरेटेड किया गया था। तो गोल्ड और सिल्वर जो है उसके साथ एलिफेंट्स को डेकोरेटेड किया गया था, जिस पर जो है राजा के गार्ड जो हैं वो बैठते थे। अब देखिए ये जो गार्ड्स थे वो ट्रीज़ को भी कैरी करते थे अपने साथ। तो ट्रीज़ को कैरी करने का क्या मतलब है कि वहाँ पर जो है काफ़ी सारे बर्ड्स जो हैं उन ट्रीज़ के ऊपर क्या करते थे, बैठे होते थे, और वो एक तरीके से उनकी जो है राजा की जो एक शोभा यात्रा बोलते हैं उसके अंदर काफ़ी जो है एक तरीके से उसको ग्रैंड ओकेज़न के रूप में उसको सेलिब्रेट करते थे। तो देखिए इसमें जो है काफ़ी सारे फ्लोक्स जो हैं पैरेट्स के, वो जो एम्परर का हेड है उसके ऊपर से जो है सर्कुलर रूप में घूमते रहते थे। जैसे कि नीचे जो है एम्परर की पालकी है, तो उसके ऊपर जो है इस तरीके से सर्कुलर रूप में जो है पैरेट्स के जो फ्लोक हैं, यानी काफ़ी सारे पैरेट्स का जो झुंड है वो क्या करता था, उसके ऊपर सर्कुलर मोशन में घूमता रहता था और इन पैरेट्स को ट्रेन किया गया था। किंग के सराउंडेड जो है काफ़ी सारी वीमेन भी होती थी जो कि आर्म्ड होते थे, यानी उनके जो है हाथों में आर्म्ड होते थे, उनको भी काफ़ी ट्रेन किया जाता था किंग की सेफ्टी के लिए। तो आर्म्ड वीमेन को जो है इनके सराउंडिंग में रखा जाता था। राजा की जो है मारे जाने का हमेशा डर बना रहता था कि कोई जो है राजा को किल ना कर दे, इसलिए जो है सर्वेंट्स वो कोई भी जब किंग को खाने के लिए कोई भी वस्तु दी जाती थी, तो सबसे पहले सर्वेंट जो है उसके द्वारा उसको, काफ़ी सारे सर्वेंट्स के द्वारा उसको टेस्ट किया जाता था। अगर किसी रूम में भी उसको स्लीप करना होता था, मतलब सोना होता था, तो वो 2 नाइट से ज़्यादा एक बेडरूम के अंदर नहीं सोता था, क्योंकि उससे जो है किसी भी मतलब व्यक्ति को जो कि कॉन्स्पिरेसी कर सकता है किंग के खिलाफ, तो वो क्या कर सकता है कि अगर पता लग जाए कि किंग जो है स्पेशल रूम में जो है स्लीप करता है या सोता है, तो वहाँ पर जो है वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए कोई कॉन्स्पिरेसी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है किंग अलग अलग बेडरूम्स के अंदर जो है अपना नाइट जो है वो स्पेंड करते थे। तो इसके साथ देखिए पाटलिपुत्रा के बारे में जो है वो भी मैगजीन्स की बुक से हमें काफ़ी पता लगता है। तो ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज और ब्यूटीफुल सिटी थी और इसको सराउंड किया गया था मैसिव वॉल, काफ़ी बड़ी बड़ी वॉल जो है इसके चारों तरफ बनाई गई थी, जिसके अंदर 570 टावर्स थे और 64 गेट्स थे। अब देखिए इसके अंदर जो हाउसेस बने हुए थे कैपिटल के अंदर, तो वो भी 2 और 3 स्टोरी बने हुए थे, 2 मंजिला और 3 मंजिला जो है मकान बने हुए थे। और ये जो हाउसेस थे वो वुड के, लकड़ी के और ब्रिक, मिट्टी की जो ईंटें हैं उनके साथ बने होते थे। और जो किंग का पैलेस था वो भी वुड का, लकड़ी का बना होता था और इसको जो है डेकोरेटेड किया गया था स्टोन कार्विंग के साथ। स्टोन यानी पत्थरों की जो नक्काशी की जाती है उसके साथ इसको क्या किया गया था, इसको डेकोरेट किया गया था। इसके साथ साथ देखिए इसके चारों तरफ क्या थे, गार्डन जो है वो बनाए गए थे जहाँ पर जो है बर्ड्स को रखा जाता था। अब देखिए अशोका के बारे में बात करते हैं। अशोका एक यूनिक रूलर क्यों है? देखिए अशोका जो है काफ़ी फेमस रूलर रहा है मौर्यन डायनेस्टी का, और ये फर्स्ट रूलर था जिसने जो है अपने मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाए, किसके थ्रू, इंस्क्रिप्शन के थ्रू, मतलब अपनी इंस्क्रिप्शन के थ्रू, यानी जो किसी बड़ी सी सरफेस पर या आप बोल सकते हैं किसी चट्टान पर
जब हम कुछ भी इंस्क्राइब कर देते हैं, कोई भी मैसेज उसके ऊपर लिख देते हैं जो कि लोगों तक पहुंचाना है, तो वो क्या कहलाता है, एक तरीके से इंस्क्रिप्शन कहलाता है। तो मोस्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन जो है वो प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी गई है। प्राकृतिक लैंग्वेज जो है उस टाइम पर जो कॉमन पीपल है उनकी लैंग्वेज हुआ करती थी, और लोग जो है इसी लैंग्वेज का यूज़ करते थे। इसलिए उन लोगों के लिए, आम लोग हैं उनके लिए इसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा ईजी था। तो इसलिए जो है सारी की सारी मोस्टली जो इंस्क्रिप्शन है वो किसके अंदर रखी गई, वो प्राकृतिक लैंग्वेज के अंदर रखी गई। और इसकी जो स्क्रिप्ट थी वो क्या थी, ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी, यानी ब्रह्मी लिपि का यूज़ किया गया था। जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी हमारी जो है लैंग्वेज है, और इसके लिए देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से उस टाइम पर जो बोलने के लिए जो यूज़ की जाती थी वो प्राकृत लैंग्वेज थी, और लिखने के लिए जिस स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता था वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी। अब देखिए बात करते हैं कलिंगा वॉर के बारे में, जो अशोका के द्वारा फोर्ट किया गया था, लड़ा गया था। तो देखिए कलिंगा जो है एक एंशियंट नेम है सिटी का, जो कि ओडिशा के जो कोस्टल एरिया के अंदर है। कलिंगा नाम की एक सिटी है, उस टाइम पर हुआ करती थी। अब देखिए अशोका ने जो है इसको कॉन्कर करने के लिए वॉर किया, लेकिन वो क्या हुआ कि इस वॉर के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ, काफ़ी सारे लोग जो हैं, लाखों पीपल जो है इसके अंदर उनकी डेथ हो गई, और काफ़ी को जो है यहाँ पर प्रिजन कर लिया गया। तो देखिए इस वायलेंस से और ब्लड शेड से क्या हुआ कि वो हॉरिफाइड हो गए, विचलित हो गए, और उन्होंने जो है प्रण लिया कि वो आगे से कभी भी कोई भी वॉर नहीं लड़ेंगे। तो ये एक अकेले ऐसे किंग थे जिन्होंने क्या किया कि वॉर को गिव अप कर दिया, कि वो आगे से कभी भी जो है कोई भी वॉर जो है वो नहीं लड़ेंगे। अब बात करते हैं हम अशोका के इंस्क्रिप्शन के बारे में, क्योंकि वो कलिंगा वॉर के बारे में क्या बताते हैं। तो देखिए अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है उसके ऊपर जो है, इंस्क्रिप्शन मतलब जो चट्टानों के ऊपर उकेर कर हम जो है लिख देते हैं, तो उससे हमें पता लगता है कि कलिंगा वॉर के अंदर जो है क्या हुआ था, किस तरीके से अशोका का जो माइंड है वो चेंज हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अशोका ने जो है यहाँ पर बताया है कि जब से उसका 8 ईयर आफ्टर बिकमिंग किंग, जब उसको किंग बने 8 साल हो चुके थे, तो उसने कलिंगा को कॉन्कर किया। वहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग हैं, 1,50,000 के करीब जो लोग हैं उनको कैप्चर कर लिया गया। इसके साथ साथ ये लैक ऑफ पीपल जो है 1 लाख से भी ज़्यादा पीपल जो है उनको मार दिया गया। इससे जो है उनके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा दुख भर गया, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि काफ़ी ज़्यादा दुख से वो भर गए, तो उन्होंने जो है युद्ध को छोड़ने का निश्चय किया। उनका मानना था कि जब भी कोई भी लैंड अगर कॉन्कर की जाती है, तो कोई भी लैंड जब कॉन्कर की जाती है तो लैक ऑफ पीपल वो डाई होते हैं। इसके साथ साथ काफ़ी सारे जो है वो प्रिजन में रख लिए जाते हैं, और ब्राह्मण और मॉन्क्स की भी डेथ होती है। तो जिसको उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा क्या माना जाता था, अशुभ माना जाता था, और एक तरीके का सिन समझा जाता था, पाप समझा जाता था किसी ब्राह्मण को मारना और किसी मॉन्क को मारना। इसके साथ साथ काफ़ी सारे जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो स्लेव्स और सर्वेंट्स हैं, वो भी इसके अंदर जो है डाई हो जाते थे। तो जिनके फैमिली डियर वंस जो होते थे, वो भी इसके अंदर फैमिली मेम्बर जो है वो उनकी भी डेथ हो जाती थी। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सैड थे, काफ़ी ज़्यादा जो है वो उदास हो गए, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है धम्मा का पालन करेंगे, और जो है इसके बारे में दूसरों को भी जो है इस चीज़ की, धम्मा की जो है वो शिक्षा देंगे, ताकि सभी लोगों के अंदर क्या होगा, धम्मा जो है वो फैलेगा, और उसके थ्रू जो है लोगों के हार्ट को विन करने की कोशिश की जाएगी, ना कि उनको फोर्स के द्वारा मतलब बल का और युद्ध का प्रयोग करके हम लोगों को नहीं जीतेंगे। हम जो है धम्मा के द्वारा लोगों के हृदय को जीत कर उनके ऊपर शासन करेंगे। तो इस तरीके की जो है उनके अंदर भावना जो है वो जागृत हुई, और यही चीज़ इन्होंने जो है अपने आगे आने वाले जो फ्यूचर में जो भी उनके ग्रैंडसन और सन और जो ग्रैंडसन होंगे, वो भी आगे से वॉर को गिव अप कर दें, वो भी वॉर ना लड़ें, इसलिए भी उन्होंने जो है इसको स्टार्ट किया। तो देखिए उन्होंने जो है अब धम्मा को जो है सेपरेट करना, पूरा का पूरा स्प्रेड करना जो है स्टार्ट किया, ताकि आगे से कोई भी वॉर जो है वो ना लड़ा जाए। धम्मा जो है एक प्राकृतिक वर्ड है, प्राकृत भाषा का वर्ड है। संस्कृत में इसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो है धर्मा, अपने धर्म का पालन करना। अब हम बात करते हैं कि अशोका का जो धम्मा है वो क्या है, यानी क्या कहता है कि अशोका का धम्म जो है वो क्या कहता है, इसके अंदर क्या होगा। तो देखिए इन्होंने जो है ये नहीं कहा कि आप गॉड की वर्शिप करें, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो कोई इसके अंदर जो है किसी तरीके का प्रोविज़न नहीं रखा उन्होंने। तो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है कि आपको गॉड की वर्शिप करनी है, गॉड की पूजा करनी है, कोई भी सेक्रीफाइस ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की भी बलि देंगे, तो ये जो है इसके अंदर से हटा दिया गया है। इसके साथ साथ देखिए ये बुद्धा की टीचिंग के साथ क्या था, इंस्पायर हुआ था कि बुद्धा की जो टीचिंग थी मेनली जो है वही इसके अंदर इन्वॉल्व की गई थी। इसके लिए अपॉइंटेड किए गए थे ऑफिशियल्स, ताकि जो है वो क्या कर सके, जगह जगह पर जाएं और धम्मा का जो है प्रचार करें लोगों के अंदर। और उन लोगों को क्या बोला जाता था जो धम्मा का प्रचार करते थे, धम्मा महामता।
धम्मा महामता के नाम से उनको जाना जाता था, जो ऑफिशियल धम्म का जो है प्रचार करते थे। अब ये मैसेज जो है वो इंस्क्राइब कर दिए गए थे, रॉक्स और पिलर के ऊपर भी जो है इनको इंस्क्राइब कर दिया गया था, ताकि लोग इनको पढ़ें और अपने जीवन में जो है उनको अपनाएं। इसके साथ साथ देखिए काफ़ी सारे मैसेंजर भी हैं, वो भेजे गए अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। तो देखिए सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका, तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर धम्मा का प्रचार करने के लिए जो है मैसेंजर जो है अलग अलग जगह पर भेजे गए। उन्होंने जो है काफ़ी सारे रोड्स बनाए, डग वेल्स, कुएँ वगैरह खुदवाए, बिल्ड रेस्ट हाउस बनवाए। तो इस तरीके के काफ़ी सारे वेलफेयर के काम उन्होंने स्टार्ट किए। मेडिकल ट्रीटमेंट और ह्यूमन और एनिमल्स दोनों के लिए जो है उन्होंने अस्पताल बनवाए, पशुओं के लिए और मनुष्यों के लिए। अब देखिए अशोका का जो मैसेज क्या है अपने सब्जेक्ट्स को, क्या मैसेज देते हैं वो अपने धम्मा के थ्रू। देखिए जो पीपल क्या करते हैं कि जो रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, कि जब भी बीमार हो जाते हैं तो हम यज्ञ हवन वगैरह करवाते हैं, या दूसरे कर्म कांड जो करते हैं, चिल्ड्रंस की जब मैरिज होती है तब करते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तब काफ़ी सारे रिचुअल्स हम करते हैं। और ये सब के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो रिच पीपल हैं वो तो इन रिचुअल्स को करवा सकते हैं, लेकिन जो पुअर पीपल हैं वो नहीं करवा सकते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये रिचुअल्स जो है यूजफुल नहीं है, आप चाहें तो उनको छोड़ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप चाहें तो उनको छोड़ सकते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि आप जो है इन रिचुअल्स को फॉलो करने की बजाय दूसरी प्रैक्टिसेस को फॉलो कीजिए, जो कि आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी, जो आपके लिए ज़्यादा फलदायक होंगी। अब ये कौन कौन सी थी, तो देखिए अपने सर्वेंट्स और स्लेव्स जो हैं, आपके दास और जो आपके नौकर हैं, उनके साथ आपने अच्छे से बिहेव करना है, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है। और इसके साथ साथ जो ऑल क्रिएचर, जितने भी हमारे प्राणी हैं, जो भी एनिमल्स वगैरह हैं, सबके लिए हमने कंपैशन की भावना रखनी है, हमने उनके प्रति दया की भावना रखनी है, ना कि उनके साथ बुरा ट्रीटमेंट करना है। ब्राह्मण और मॉन्क्स को गिफ्ट देने की बात की गई है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि कोई भी रिलीजन जो है वो गलत नहीं है, दूसरे से गलत नहीं है। आप दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज ना करें और अपने को जो है ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश ना करें। अगर आप किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है दूसरे रिलीजन की भी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन। और इसके साथ साथ प्रेज करनी चाहिए, ना कि क्रिटिसाइज करना चाहिए दूसरे के रिलीजन को, और ना कि दूसरे के रिलीजन को हार्म पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। उनमें से जो मेन आइडिया है, आप उनको अंडरस्टैंड करें और उनकी रिस्पेक्ट करें। यानी दूसरों के धर्मों में अगर कोई गलत बात भी है तो आप उसको नज़रअंदाज करके जो अच्छे आइडिया हैं उनकी आप रिस्पेक्ट करें, उनको अंडरस्टैंड करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, ना कि उनको क्रिटिसाइज करें। अब देखिए नीचे एक पिक्चर के अंदर जो है वो दिखाया गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट के अंदर जो है अ वर्ड को लिखा गया, जो हम हिंदी में यूज़ करते हैं अ वर्ड, तो इसको जो है ब्रह्मी स्क्रिप्ट में, ब्रह्मी के अंदर ऐसे लिखा जाता था। हमारी देवनागरी जो हिंदी की जो स्क्रिप्ट है देवनागरी, उसके अंदर ऐसे लिखा जाता है। बंगाली के अंदर आप देख सकते हैं, मलयालम और तमिल। तो इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट तरीके से इसको लिखा जाता है। और मोस्ट ऑफ जो इंडियन स्क्रिप्ट है ना, वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट से ही आई है। तो आप देख सकते हैं वहीं से ये जो है डेवलप हुई है। अब हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसी टाइम पीरियड के दौरान जब हमारा जो अशोका का जो एम्पायर था और मौर्यन जो एम्पायर था, उस टाइम पीरियड के दौरान जो है क्या हुआ कि चाइना के अंदर दूसरी कंट्री के बारे में बात करें हम, एक अलग से इम्पोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं। तो देखिए चाइना के अंदर जो है ग्रेट वॉल का निर्माण किया गया अराउंड 2400 ईयर एगो। ग्रेट वॉल हमने नाम सुना होगा कि चाइना की जो विशाल दीवार है उसके बारे में। तो देखिए उस टाइम पर मौर्यन एम्पायर के थोड़ा सा टाइम पर जो है, थोड़ा सा टाइम पहले जो है इसको बनाना शुरू किया गया था। और इसको बनाने के लिए अराउंड 200 ईयर्स जो है, 2000 ईयर्स जो है वो लगे थे। और ये जो वॉल है वो 6400 किलोमीटर लंबी है। और इसके साथ साथ ये स्टोन और ब्रिक से बनी हुई है। और इसके ऊपर जो है एक तरीके से आप देख सकते हैं रोड भी बना हुआ है, काफ़ी मोटी दीवार है, काफ़ी थिक दीवार है ये। और इसके ऊपरली तरफ जो है ये रोड भी बना हुआ है, जहाँ से जो है आराम से जो है लोग आ जा सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने जो है इसके ऊपर काम किया इसको बनाने के लिए। और हर एक जो है इसके हर एक 100 और 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पर जो है वॉच टावर भी हैं, जिनके ऊपर खड़े होकर जो आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उस टाइम पे जो वहाँ का राजा था, तो उन्होंने जो है इसको बनवाया था ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके चाइना को फ्रॉम नदर्न फ्रंटियर। जो नदर्न फ्रंटियर है वहाँ से जो है जो लोग आते थे, पेस्टोरल पीपल आते थे और वहाँ के एरिया पे कब्जा कर लेते थे। तो इसलिए उन्होंने उसको क्या किया कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि लोग जो है उधर के एरिया से वहाँ पर ना जा सकें, इसलिए जो है उन्होंने इस वॉल का निर्माण करवाया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। So this is the end of this chapter. If you like the video, then please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for the further notification of the video. Thank you for watching the video. Take care of yourself and God bless you.
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.